इतना पॉल्यूशन है स्पेशली एनसीआर के अंदर। आप ये समझिए कि आज से करीब 20-25 साल पहले जो एनसीआर में लंग कैंसर था 75% वर स्मोकर्स, 25% वर नॉन स्मोकर्स। आज की तारीख में 30% आर स्मोकर, 70% नॉन स्मोकर। जिस तरीके से आप इसको कर रहे हो, क्या ये बात सच में सही है कि सच में कैंसर का इलाज बहुत महंगा है? अगेन मैं कहूँगा सच भी है। इवन अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में जो उस समय 2-2.5 लाख की थी, आज वो 8 से 10 लाख रुपए की हो रही है खाली सर्जरी। उसके बाद उसमें आगे ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस है, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन होगी। एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। लोगों में अभी भ्रांति है कि कैंसर है, क्या होगा, कैंसर होगा तो ठीक नहीं हो सकते हैं अपना, और कैंसर अगर उसको दिखाई भी देता है तो इलाज नहीं कराते, जांच नहीं कराते। कि जो आप मिथक की बात करी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथक ये है कि अगर बायोप्सी कराई तो फैल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज, जिसका आज ये पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, कैंसर डर से जागरूकता की ओर। मेरे साथ हैं मेरे बड़े अभिन्न मित्र, पुराने बड़े वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं डॉक्टर उमंग मित्तल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो अपने आप में डॉक्टर साहब का एक नाम है, एक मुकाम है। दोस्तों, किसी भी बड़े काम की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा साल 2002, जब डॉक्टर साहब और मैंने इंटरनेट की शुरुआत के बड़े स्टार्टिंग वाले दिनों में हमने byebycancer.com के नाम से एक वेबसाइट शुरू की थी और उसके थ्रू हमने कोशिश की थी कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की। और उससे लेकर आज ये 24 साल 2026 तक हुए हैं और हम लोग लगातार अपने उस मिशन में लगे हुए हैं। तो सर, आपको कैसा लगता है ये 24 साल का सफ़र? बहुत अच्छा, कुछ खट्टा कुछ मीठा। इन 24 साल तो खैर आपसे साथ में है, लेकिन हम 1999 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना बुध, दिल्ली और मेरठ में। और मैंने कैंसर को भी और कैंसर के इलाज को भी एक ग्रो करता हुआ देखा है। जब मैं आया था तो लोगों को कैंसर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। कैंसर का मतलब था मौत। डॉक्टर्स को भी काफ़ी आइडिया नहीं था। उनके पास ज़्यादा कर ले, तुमने ऐसा क्यों ब्रांच ली, कोई ठीक तो होगा नहीं अपना। और हमारे पास जो ट्रीटमेंट वाले एवेन्यूज़ थे वो भी बहुत कम थे। मुझे ध्यान है मेरठ में कोई रेडिएशन सेंटर नहीं था, कोई कैंसर सेंटर नहीं था। दिल्ली में कुल मिला के प्राइवेट में 2 सेंटर्स थे और अक्सर जो पेशेंट्स आते थे 80% एडवांस स्टेज में आते थे। धीरे धीरे करके लोगों में अवेयरनेस आई, ये एक्सेप्टेंस आई कि कैंसर भी एक बीमारी है जी, जो कि ठीक हो सकती है अगर सही समय पे मालूम चल लिया जाए। अवेयरनेस के लिए ऑल ओवर इंडिया एक मुहिम चली। हम लोगों ने अपना यहाँ पे लोकल साइट पे मुहिम करी। आपको मालूम है कि हम हर साल एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, साथ में हम CMEs करते हैं, साथ में हमारी उम्मीद जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनकी सीरीज़ भी है। तो धीरे धीरे करके कैंसर में काफ़ी बदलाव हुआ है और कुछ अच्छे भी हुए हैं और बहुत कम ख़राब भी हुए हैं। जी। ख़राब में मैं शायद ये कहूँगा कि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और शायद कॉर्पोरेट्स के आने की वजह से ट्रीटमेंट बेटर हुआ है, एडवांस्ड हुआ है। लेकिन जो छोटे नर्सिंग होम, छोटे हॉस्पिटल, छोटे डॉक्टर्स थे जो बहुत सस्ते में इलाज करते थे, वो आज शायद हमको नहीं मिल रहे हैं। तो जो इलाज शायद किसी ज़माने में 10,000 में होता था, वो 8-8, 9-9 लाख रुपए में होता है। सो ये एक इशू है। लेकिन बेनिफिट क्या है, हमको जो इलाज किसी ज़माने में हम सोचते थे इंडिया में मिल ही नहीं सकता, आज वो इलाज हमको यहाँ मौजूद है। जी सर, बिल्कुल। सर, और देखते ही देखते ये 24 साल का सफ़र कम से कम मेरा और आपका चल रहा है। ये 24वां साल है और इस सफ़र में हमने सिर्फ अवेयरनेस तक ही सीमित नहीं रहे। हम लोगों ने इसमें बहुत सारे, जैसा आपने बताया, CMEs, मैराथन, पता नहीं क्या क्या हम लोग करते रहते हैं। तंबाकू के मैं और आप दुश्मन हैं। मैं खुद एक स्मोकर रहते हुए और आपके साथ में और इन अवेयरनेस पर काम करते हुए मैंने खुद स्मोकिंग को छोड़ा है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। आज मैं जानना चाहूँगा, जो अपना ये मेरठ कैंसर हॉस्पिटल है, इसकी पूरी टीम किस तरीके से काम कर रही है? जैसे अभी आपने बोला कॉरपोरेट की हॉस्पिटल, इलाज महंगा हो गया है, उस सब के बावजूद मेरठ कैंसर हॉस्पिटल क्या कर रहा है? देखिए, मैंने जब मेरठ कैंसर हॉस्पिटल खोला था तो मेरा एक बहुत क्लियर विज़न था कि मुझे अच्छा इलाज बहुत सस्ते में देना है। और वेरी फ्रैंकली, जब मैं दिल्ली भी जाता हूँ, दिल्ली बैठता हूँ, आई रियलाइज्ड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो मेडिसिन्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो बहुत महंगे हैं। कॉर्पोरेट्स में अगर हम बात करें तो अगर 100 रुपये मरीज़ का बिल बैठता है तो एक्चुअली डॉक्टर का खर्चा तो 20 रुपये है।
वो जो 80 रुपये है वो बेसिकली पैथोलॉजी, मेडिसिन, इमेजिंग उसका बैठता है। तो आई रियलाइज कि जितना बड़ा सेटअप होगा, अगर मैं बहुत बड़ा सेटअप खोलूँगा यहाँ पर, तो यही प्रॉब्लम मुझे भी आएगी, क्योंकि इतने बड़े सेटअप को लेके आगे जाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। दूसरी बात, आई हैड मेड अ प्लान कि ना मैं कमीशन लूँगा और ना मैं कभी कमीशन दूंगा। जब आप ये प्लान कर लेते हो तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। और हमने जो कोशिश करी, मेरे साथ आप भी हैं, जो मेरी मेडिकल टीम है, ख़ासतौर पर जो केमिस्ट हैं, फार्मेसी वाले हैं, वी डिसाइडेड कि जो होलसेल कॉस्ट उसको पड़ेगी उस पर सिर्फ 10% अपना मार्जिन लेकर वो मेडिसिन देगा। पॉइंट इन कंटेंशन मैं आपको बताता हूँ, आज की तारीख में कीमोथेरेपीज के अलावा बहुत सारी और मेडिसिन आ गई हैं, इम्यून थेरेपीज हैं, जीन टारगेट थेरेपीज हैं। तो टारगेट थेरेपी जो एक इंजेक्शन कॉर्पोरेट्स में 60,000 का मिलता है, मेरे पेशेंट को वो 8,000 रुपये का मिलता है। कुछ टारगेट थेरेपी बहुत कॉमन है, वो भी 35-40,000 50,000 रुपये की हैं, वो मेरे पेशेंट को 8-9,000 रुपये की मिलती है। अगेन जो एंटीबायोटिक्स हैं जिनका एक वायल का कॉस्ट कॉर्पोरेट में 3,500 मिलता है, क्योंकि MRP 3,500 रुपये है, मेरे यहाँ वो 125 रुपये की मिलती है, क्योंकि होलसेल कॉस्ट कम है। तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि सडनली किस क्वांटम में कॉस्ट कम हो जाती है। उसके अलावा देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी डॉक्टर पेशेंट की हेल्प करने के लिए तैयार है। नाउ रेडियोलॉजी के अंदर हमारे जितने फ्रेंड्स हैं उनकी रेट्स कुछ भी हों, लेकिन जैसे पेट स्कैन है, अगर 25,000 रेट है तो मैंने उनसे कहा मेरे पेशेंट में आप कम से कम क्या दे सकते हैं, कहने लगे 10,000। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो गई है कि कॉर्पोरेट्स और बड़े हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा कमीशन का सिस्टम आ गया है, तो वो उस चक्कर में हर चीज़ ज़्यादा रखते हैं। मेरे पेशेंट में स्टैंडर्ड 10,000 रुपये में पेट CT स्कैन होता है, पीरियड। इट इज़ चीपर देन CT स्कैन। और ये टेस्ट भी इन्हीं बड़े सेंटर्स में होता है, जो अच्छे इमेजिंग सेंटर्स हैं उनके साथ में होता है, मेरा टाइप है। उसके अलावा बता दो पैथोलॉजी, अब आज की तारीख में कैंसर एक प्रिसीजन मेडिसिन की तरह हो गया है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एक कैंसर हुआ तो सब में एक ही दवाई लगनी है। जी जी जी। तो आज की तारीख में बहुत सारी टेस्टिंग होती है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग्स होती हैं, और उसके लिए म्यूटेशंस हम टेस्ट करते हैं, हेरिडिटी टेस्टिंग होती है। तो एक टेस्ट बोलते हैं NGS, जेनेटिक स्टडीज़ होती है, जो हम कैंसर पेशेंट्स के अंदर उनके ट्यूमर्स पे कराते हैं। उसका कॉस्ट करीब करीब 1 लाख रुपये है। वही चीज़ मैंने कंपनी वालों से बात करी, क्योंकि मेरठ में तो होता नहीं है, दिल्ली में होता है या बॉम्बे होता है, उनसे बात करी, मेरे पेशेंट वो 30,000 में कराते हैं। BRCA1 BRCA2 एक बहुत कॉमन टेस्ट है जो आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, उसमें होता है, उसकी कॉस्ट 25,000 में, मेरे यहाँ 5,000 रुपये में होती है। तो देखिए कॉस्ट कम करना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं है। जी जी जी। पर वेरी फ्रैंकली मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट्स में यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो कई मेडिकल कॉलेजेस में और सरकारी हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उससे कम है। क्योंकि मेडिसिन पेशेंट लेके आते हैं, मेडिसिन तो आज की तारीख में लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो मेडिसिन में जितना खर्चा करता है उससे कम है तो उसका पूरा काम हो जाता है, ऑपरेशन भी हो जाता है, कीमोथेरेपी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ओके। रेडिएशन के अंदर बताता हूँ, रेडिएशन मेरा आउटसोर्स है बेस्ट सेंटर्स के साथ में, और जो उनके अच्छे खासे चार्जेस होते हैं मेरे पेशेंट्स के लिए, दे आर रेडी टू डू एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। 30-40% डिस्काउंट भी कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि हम लोग कुछ नहीं लेंगे, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा सर ये सुनकर। तो आज का जो बेसिकली हमारा एपिसोड है वो है मिथ्स वर्सेस रियलिटी। जो बेस है या जो फोकस है हमारा इस एपिसोड को करने का, उसके लिए जो टॉपिक है दैट इज मिथ्स वर्सेस रियलिटी। आइए इस बात को हम सर आगे बढ़ाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, और महंगे की अपने यहाँ पे क्या छूट मिल रही है, आप किस तरीके से कर रहे हो, वो आपने अभी अभी बताया, ठीक है। क्या आज के समय में और ख़ास तौर से जिस तरीके से आप इसको कर रहे हो, क्या ये बात सच में सही है कि सच में कैंसर का इलाज बहुत महंगा है? अगेन मैं कहूँगा सच भी है और झूठ भी है। इफ़ यू गो बाय द फैक्ट कि हम जो चार्ज कर रहे हैं वो अच्छे प्रॉफिट के साथ कर रहे हैं, और ज़्यादातर जगह ये हो रहा है अपना, स्पेशली कॉर्पोरेट्स वगैरह में, तो बहुत महंगा है, एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है अपना। यहाँ तक कि कोई अगर 10 लाख भी जिसका कोई इंश्योरेंस हो तो 3-4 महीने में पैसे ख़त्म हो जाते हैं जी। मतलब अगर हम सर्जरी की बात करें तो एक सिंपल सर्जरी जो आज से, जब मैंने चालू किया था, इवन अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में जो उस समय 2-2.5 लाख की थी, आज वो 8 से 10 लाख रुपए में हो रही है खाली सर्जरी।
उसके बाद उसमें आगे ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस है, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन होगी। एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत इम्पॉसिबल सी बात है अपना। इंश्योरेंस कंपनीज भी हर साल अपने टैरिफ को अपडेट करती बिल्कुल, हैं कि वो अब कॉस्ट कर बढ़ गई है, देती मेडिकल है। कॉस्ट बढ़ गई है। और कई बार वो पेशेंट्स को मना कर देते हैं कि हम इसको नहीं देंगे, अपना हाँ। उनको अपना आप देना पड़ता है अपना। हाँ। इसका एक रीज़न है, मतलब मिथ इसलिए है कि ऐसा नहीं है। आज की तारीख में शायद हम एज अ पेशेंट, पहली बात पेशेंट की पॉइंट ऑफ करता हूँ, हमको अपना फोकस पुराना वाला करना पड़ेगा। पहले हम सोच ढूंढते थे डॉक्टर्स, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो कि अच्छा इलाज कर रहे हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। हो सकता है बहुत बड़ा सेटअप नहीं हो, लेकिन दे आर डूइंग द बेस्ट। अब हम चाहते हैं 5 स्टार सेटअप्स। 5 स्टार सेटअप्स से वी वांट टू गो टू कॉर्पोरेट सेटअप्स, 5, 6, 7 स्टार सेटअप्स, या जो बड़े बड़े हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जितना बड़ा सेटअप होगा उसको, वो उस सेटअप को रन करने के लिए दे विल हैव टू गेट मोर मनी। तो हम चाहते तो हैं 5 स्टार सेटअप में जाना। वहाँ पे कौन डॉक्टर देख रहा है हम ये भी कभी कई बार नहीं देखते, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे 10 डॉक्टर्स में से 1 या 2 बहुत टॉप के हों और 6 से 7 बहुत एवरेज हों। हमको तो नहीं मालूम ना किसको दिखाना है, बहुत कम को मालूम होता है कि इस पर डॉक्टर को दिखाना है। जी जी जी। तो यू एट द एंड यू एक्चुअली गो टू अ मे बी अ वेरी जूनियर डॉक्टर, और आप खर्चा मैक्सिमम करके आते हैं अपना। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप आइडेंटिफाई करें अच्छे डॉक्टर्स जो कि इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ऑपरेट मेरठ में भी करता हूँ, दिल्ली में करता हूँ, टाटा मेमोरियल से ट्रेंड हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो कहीं दुनिया में हो रहा है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और उसी अंदाज में कर रहे हैं, उसी रिजल्ट के साथ कर रहे हैं। तो अगर हम बेसिकली ये देखें कि भी पेशेंट्स ये सोच के आए कि हमको कहाँ पर जाना है, हम बहुत 5 स्टार चीज़ को नहीं देखें, तो हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। अब मैं एक आइडिया देता हूँ, पैनक्रियाटिक सर्जरी है। पैनक्रियाटिक सर्जरी दिल्ली में मैं ही करता हूँ, बड़े सेटअप में, कॉर्पोरेट सेटअप्स में, तो वहाँ 8-9 लाख से कम नहीं बैठती है। हमारे यहाँ तो 2.5 लाख में काम हो जाता है जी। हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, अगेन फ्री फ्लैप के साथ में 9-10 लाख रुपए बैठता है, हमारे यहाँ 2-2.5-3 लाख में हो जाता है अपना। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स, तो कॉस्ट कम हो सकती है। हाँ, फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है। कैंसर अगर हम लेट स्टेज में पकड़ते हैं तो इलाज महंगा हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन भी होगा, कीमो भी होगी, रेडिएशन भी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका कॉस्ट कम करने का ये है कि हम अर्ली डिटेक्शन करें। अर्ली स्टेज में हो सकता है खाली छोटी सी से काम हो जाए। जो हम मुंह का कैंसर है, इतना बड़ा बड़ा काटने की जरूरत ही नहीं, छोटा सा काटेंगे काम खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको समझना पड़ेगा कि अर्ली डिटेक्शन इज द की, नॉट जस्ट फॉर क्योर बट साथ में कॉस्ट कम करने के लिए। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर साथ में डेफिनेटली यू हैव टू चूज द गुड डॉक्टर रादर देन बिग हॉस्पिटल्स। नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत जानकर सुनकर ये बहुत अच्छा लगा। सर, एक जो मिथक पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं, अक्सर हमने लोगों के बीच में बात भी की है, आज भी लोगों को डर, इस चीज़ का डर है कि कैंसर जो है वो छुआछूत की बीमारी है। मतलब ऐसा अक्सर सुनने के लिए मिल जाता है। ये सबसे बड़ा मिथक है, और मुझे नहीं मालूम ये मिथक कहाँ से आया, पर देखिए, छुआछूत कैसे हो सकता है? अगर कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, कोविड था, या कई बार मलेरिया होता है अपना, तो उसमें क्या होता है, या हेपेटाइटिस है, तो जो आप खाना खा रहे हैं या आप साथ में रहते हैं, तो जो आपकी थूक से वो बैक्टीरिया या वो वायरस दूसरे को चला जाता है। कैंसर कोई बाहर की चीज़ से नहीं होता। कैंसर क्या है, पहले तो हमको समझना पड़ेगा। कैंसर में हमारे सेल्स, जिनका कि एक नॉर्मल काम है, वो बड़ी होती हैं, एक बार लोग काम करती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर दूसरे लाती हैं। कुछ म्यूटेशंस हुई, और सबसे कॉमन कॉज कार्सिनोजन चारों तरफ हमारे हैं अपना, तो उनकी वजह से जेनेटिक चेंजेस हुए हमारी सेल्स में, हमारे अपने में, और वो शायद जो मरनी थी वो नहीं मरी, दे बिकम अमर हो गई वो, और अमर होने की वजह से अब वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई, वो काम नहीं कर रही है। तो काम तो कर नहीं रही, बड़ी हो गई, नुकसान, तो खाना पीना खा रही है, वो अपना खाना पीना खा रही है, नॉर्मल सेल्स को मार रही है। तो वो हमारी सेल्स है। हम किसी के साथ खाना भी खा रहे हैं तो वो सेल दूसरे में जाके मर जाएगी, क्योंकि वो सेल उसकी नहीं है हमारी। हम कुछ भी और अगर लेते हैं तो दूसरे का सेल का हमारे नुकसान नहीं करता है, इसीलिए छूत नहीं फैल सकती। यहाँ तक कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में सो रहे हैं और एक तो कैंसर है, उससे भी कुछ नहीं होता। तो छूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है सर। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सर, एक चीज़ जो कि डेफिनेटली हम अगले एपिसोड्स में भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ कैंसर सर्वाइवर्स भी हैं जिनको हम
भविष्य के एपिसोड्स में अपने साथ इसी स्टूडियो में अपने साथ लेके आने वाले हैं। तो ये सर्वाइवर्स भी क्या किसी तरह की अवेयरनेस और आपको खास तौर से हेल्प करते हैं? डेफिनेटली, इनफैक्ट जो हम लोगों का हमारा उम्मीद ग्रुप है, जो सर्वाइवर्स का ग्रुप है, उसका बेसिक पर्पस मल्टीफोल्ड था। एक तो यही था कि जो सर्वाइवर्स हैं उनको हम एक स्ट्रेंथ दें, क्योंकि सर्वाइवर्स में कुछ लोग अभी भी होते हैं कि मुझे क्यों हुआ, कुछ स्ट्रांग होते हैं। जब आसपास से मिलते हैं तो जो थोड़ा वीक फील कर रहा है वो स्ट्रांग पर्सन को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसमें स्ट्रेंथ आती है। ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो कि पहले कुछ नहीं करते थे, उसके बाद अब तो ठीक होके आए हैं, तो पेंटिंग भी कर रहे हैं, वो डांसिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी, दे बिकम बेटर। और बहुत सारे लोग उससे सीखते हैं। तो एक तो डायरेक्टली इंटरेक्शन से जो सर्वाइवर्स है उनमें इंप्रूवमेंट है, पहले के मुकाबले बेटर डेफिनेटली दे बिकम लाइफस्टाइल हो गया, बेटर पर्सन, स्ट्रांग पीपल। स्ट्रांग। दूसरा, बिकॉज उनको पूरा ट्रीटमेंट मिला है, दे अंडरगॉन द होल ट्रीटमेंट। तो जब कोई हम पेशेंट ट्रीट करते हैं और पेशेंट घबरा रहा है तो वी कॉल दो सर्वाइवर्स, तो आप आके बात करिए। वो बताते हैं कि हाँ हमारी भी कीमोथेरेपी हुई है, हमारी आराम बिल्कुल ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उससे उस नए पेशेंट को एक अलग से अवेयरनेस मिलती है। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आराम से इसको झेल लूँगी। तीसरा, हम कई बार CME के अलावा कैंप्स पे जाते हैं इन लोगों को लेकर अपना, तो लोगों में अभी भ्रांति है कि कैंसर है, क्या होगा, कैंसर होगा तो ठीक नहीं हो सकते हैं अपना, और कैंसर अगर उसको दिखाई भी देता है तो इलाज नहीं कराते, जांच नहीं कराते। कि जो आप मिथक की बात करी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथक ये है कि अगर बायोप्सी कराई तो फैल जाएगा। हाँ, तो उस चक्कर में वो आते नहीं हैं। जब वो इन लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो उनको समझ में आता है कि बायोप्सी तो एक से टूल है कैंसर को डायग्नोज करने का। कैंसर की तो फितरत फैलना है, आप इलाज नहीं कराओगे तो फैलेगा। तो जब वो बताते हैं कि हमको मालूम चला, हम टाइम पे आए, हमने इलाज कराया, बायोप्सी भी हुई, हम ठीक है, तो एक तो ये समझ में आता है कि कैंसर ठीक हो सकता है। और दूसरा, अगर डाउट है तो बायोप्सी जरूर करानी चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो एक अवेयरनेस में जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट जब ये लोग बोलते हैं तो लोगों की समझ में आता है। सर अभी की बातचीत में आपने एक बात कही कि मुझे क्यों कैंसर हो गया। क्या इस तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली करना पड़ता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो बहुत ही सात्विक इंसान हूँ, मैंने कभी कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और अंडा, मीट कभी नहीं खाया, हमेशा सही काम किया है, ऑनेस्ट आदमी हूँ, मुझे कैसे हो गया। शायद उसका एक रीज़न ये है कि हम लोगों का एक जो कंसेप्ट है सनातन में, वो है कर्म। हाँ। कि भाई कर्म करोगे तो होगा। तो पहली बात तो अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लें अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में कर्म किया है उसकी वजह से पिछले जन्म पीछे में हो सकता है। प्रारब्ध। पर अगर हम बात करें एक जनरल उसकी, जिसमें हम सनातन को लाते हैं, एक जनरल मेडिकल साइंस को लाते हैं, मेडिकल को लाते हैं, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हैविंग कैंसर इज आपकी जेनेटिक म्यूटेशन, जीन्स में आपकी प्रॉब्लम हुई है। तो 10% लोगों में तो हेरिडिटरी जीन्स वीक है, उनमें कोई ना कोई ऐसा डैमेज है जीन्स में जिसकी वजह से कैंसर जल्दी होता है। मैक्सिमम हेरिडिटरी पेशेंट्स के अंदर कैंसर रिपेयर जीन खराब होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब हम क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ रहते हैं। तो आप ये समझिए कि एक जिसको हेरिडिटरी भी है उसको भी जो इनिशियल इफेक्ट होगा कैंसर होने के लिए वो कार्सिनोजन चाहिए। कार्सिनोजन मतलब जो चीज़ डैमेज करती है। तो एक नॉर्मल आदमी में अगर कैंसर सेल आई भी तो हमारे रिपेयर सिस्टम से ठीक कर देते हैं। ओके। एक हेरिडिटरी वाले पेशेंट के अंदर वो रिपेयर सिस्टम वीक है तो उसमें कैंसर जल्दी हो जाता है, जल्दी एज पे हो जाता है और ज़्यादा लोगों को हो जाता है। लेकिन अगर जीन्स बहुत स्ट्रांग है तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं हमारे यहाँ फला आदमी तो शराब सिगरेट पी रहा है उसे कुछ नहीं हुआ। किसी के बहुत स्ट्रांग जीन्स हो सकते हैं तो 80 साल में भी नहीं हुआ, लेकिन ये तय है कि अगर 120 साल जीता तो उसको हो जाता अपना, क्योंकि फाइनली उसके रिपेयर सिस्टम वीक होगा। हाँ। लेकिन मोटे तौर पे जो कार्सिनोजेंस हैं हम लोगों के पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज तंबाकू किसी भी फॉर्म में, करीब इंडिया में 30 to 40% कैंसर तंबाकू की वजह से होते हैं। तंबाकू चाहे हम स्मोकिंग वाला लें चाहे स्मोकलेस लें, और वो डैमेज करते हैं मुंह से लेकर और लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते तक कैंसर करते हैं। और अगर हमारे रिपेयर सिस्टम जैसे ही वीक होते हैं वो कैंसर ओवर्ट हो जाता है। शराब भी करीब 5 से 10% लोगों में इंडिया में कैंसर का कॉज शराब है, और शायद बाहर ज़्यादा है क्योंकि बाहर
लोग रूटीनली पीते हैं, लेकिन इंडिया में भी कई लोग बहुत पीते हैं और आज की तारीख में अर्ली कैंसर जो हो रहे हैं कॉज ये है। इनफैक्ट जो लेडीज़ में ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर का अगर कोई लेडी है 10 ml भी रोज़ ले रही है तो उसके चांसेस 5 गुने हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो लेडीज़ में आजकल ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ऐसे जो हम रोक सकते हैं। उसके अलावा खाना पीना, देखिए आज से 20-25-30 साल पहले इंडिया में कैंसर रेट बहुत कम था, क्योंकि घर का बना हुआ खाना खाते थे, ज़्यादातर वेजिटेरियन होता था, हरी सब्जियाँ फल बहुत खाते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर है डाइट के अंदर, वो है बहुत ज़्यादा घी तेल खाना, मीट, रेड मीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इट। कम सब्जियां फल खाना, जो बहुत कॉमन हो गया क्योंकि हम टेस्टी चीज़ खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो जब आप हरी सब्जियां फल कम खाते हैं तो एक तो एंटीऑक्सीडेंंट कम गए, दूसरा रफेज कम हुआ। तो जो आप फालतू खा रहे हैं वो आपके पेट में, आंतों में लंबे टाइम तक है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा किया, आंतों कैंसर बढ़ गया उसकी वजह से अपना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और मॉडिफिकेशन जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम मोटे हो जाते हैं। तो जब मोटे होते हैं तो उसमें इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वगैरह आ जाता है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, कैंसर बढ़ता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो स्टेरॉइड ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पहले हमारे यहाँ पे लोग साइकिल चलते थे, वॉक करते थे, अब लोग घर के अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई तो वो कैंसर के कॉज हो गया, वो कैंसर बढ़ता जा रहा है अपना। अगेन दैट इज समथिंग। फिर कुछ कॉज है जो हमको मालूम है लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। एनवायरमेंट के अंदर आपको मालूम है, जो हम सांस ले रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है, स्पेशली एनसीआर के अंदर। आप ये समझिए कि आज से करीब 20-25 साल पहले जो एनसीआर में लंग कैंसर था, 75% वर स्मोकर्स, 25% वर नॉन स्मोकर्स। आज की तारीख में 30% आर स्मोकर, 70% नॉन स्मोकर। उनको कैंसर हो रहा है क्योंकि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है। आप सोचते 70% ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ दैट। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ, कहते हैं दिल्ली की तो हवा ही खराब है। दिल्ली मेरठ एनसीआर सारा का सारा। और इंडिया में आप देखिए होता है तो 100 में से 90 शहर दुनिया में इंडिया वाले हैं जो जिनमें एक ही खराब है। तो वो इट इज कॉजिंग कैंसर डे इन डे आउट। फिर आप ये देखिए कि जो हम पानी पी रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो यूज होते हैं इंडिया में, वो बाहर बैंड है। दे कैन नॉट बी यूज हमारे फसल ग्रो करने में। तो हम जो फसल खा रहे हैं, पहली बात तो उनके ऊपर क्या कार्सोन्स आ रहे हैं, और फिर वही फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वो पर्कुलेट करते हैं सॉइल से, और जो ग्राउंड वाटर है उसमें पहुंचते हैं। ग्राउंड वाटर पहुंचने के बाद में जो पानी हम पी रहे हैं, हम कितने भी साफ कर लें वो खत्म नहीं होते। एक स्टडी में अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी तो 10 साल लगता है उस खेत को नॉर्मल होने में, जी, उस पानी को। मैंने सुना है बिल्कुल ऐसा। तो आप उससे भी खा रहे हैं। प्लस अब आप ये देखिए कि मतलब अब जो हो रहा है, दिस फैक्ट कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं, फल सब्जियां हैं, उन सब के अंदर मिलावट है। मतलब जो ग्रेन्स में पहले से पहले भी थी, ग्रेन में पहले भी आपको मालूम है ये डाल दिया, और जो सब सरसों का तेल के अंदर मिलावट होती थी, पाम ऑयल या पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज की तारीख में जो मिलावट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। रंग के लिए आप केमिकल्स लगा रहे हैं, वो केमिकल्स कार्सिनोजेंस हैं, आप यूज कर रहे हैं अपना। आप जो फल जल्दी बढ़ जाए उसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप गाय ज़्यादा दूध दे उसमें ऑक्सीटोसिन लगा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो बच्चियां जो हैं उनको जल्दी मेंसेस हो रही हैं, और अगर जल्दी मेंसेस होती है तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवन कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चों, लड़कों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है अपनी, तो वो कैंसर आपके बढ़ रहे हैं अपना। जो हम सब्जी खाने के अलावा फल की, मेरी आपकी बात होगी, फलों के अंदर मिलावट है। फिर इन्फेक्शन रेट, क्योंकि सफाई नहीं हो रही है आपका, अभी भी बहुत मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो फ्लोइंग वाटर है वो कम होता जा रहा है। तो जो रखा हुआ पानी होता है उसमें डिफरेंट वायरसेस आते हैं, मॉस्किटोस आते हैं, इन्फेक्शन से कैंसर बढ़ता है। तीसरा, जो एक मोरालिटी थी वो डाउन हो रही है। मोरालिटी, लोकल मोरालिटी कैंसर का मतलब है, दे आर फ्यू कैंसर जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज एक तरीके से है। एचपीवी वायरस जो होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, वो एचपीवी वायरस से होता है। लेकिन खाली सर्वाइकल कैंसर नहीं करता, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका वैक्सीन भी गवर्नमेंट लाई है, जो सबको लगवानी चाहिए। उसके अलावा देखिए परवर्जन, होमोसेक्सुअलिटी, बहुत सारी चीज़ और आ रही है। तो आज की तारीख में खाली लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी एनल कैंसर्स, ओरल कैंसर, स्मोक नहीं भी करे उसमें हो रहा है। सो ये सब कॉजेज हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड हमारे इस पॉडकास्ट का। हम जल्दी ही, मैं और डॉक्टर उमंग मित्तल, हम लोग फिर आपसे दोबारा मिलेंगे नए मिथक,
नए कॉजेज, नए सवाल और नई बातों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।